क्लास 7th। आज मैं आपको आपके हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा विचार का शेष भाग समझाने जा रही हूँ। क्लास 7th इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ बेटा कि इस चैप्टर से मैंने आपको पेज नंबर 5, 6, 7 समझाया था। उसके बाद बेटा ये चैप्टर जो है गलती से छूट गया और मैंने आपको पाठ 2 वर्ण विचार समझा दिया है। तो आज बेटा पहले मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दे रही हूँ, ये चैप्टर समझा दे रही हूँ और आज आप इसका कॉपी वर्क भी कर लेंगे। इसके बाद बेटा मैं आपको चैप्टर 2 वर्ण विचार का जो शेष भाग है वह समझाऊंगी। तो चलिए बेटा इस पाठ में समझने के लिए आप पेज नंबर 8 पर आइए। पेज नंबर 8 बेटा ये दिया है हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। बेटा हिंदी के मानक वर्ण क्या है और वर्तनी क्या है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको मानक भाषा समझाया था। बेटा पाठ 1 पेज नंबर 8 से समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको इस पाठ से क्या क्या समझाया। बेटा भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूप सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा मैंने आपको समझाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी के मानक वर्ण हैं जिनको हमारे विद्वानों ने जो है जिसको कि हमारे विद्वानों ने जो है स्वीकार किया है। शिक्षाविद और विद्वानों ने बेटा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी वह मानक रूप हो गया, वह मानक भाषा हो गया, वह मानक रूप हो गया। तो यहाँ पर बेटा हिंदी के कुछ मानक वर्ण दिए गए हैं जिनको हमारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो ये जो है बेटा ये आप स्वयं पढ़िएगा। बोली तथा भाषा में अंतर। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती। बेटा जो भाषा का अल्प विकसित रूप होता है वह बोली कहलाता है। एक सीमित दायरा, एक सीमित क्षेत्र, एक छोटा निश्चित स्थान पे बेटा जो भी भाषा बोली जाती है वह भाषा बोली कहलाती है। जैसे अब आपके क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है तो आपकी बोली क्या है? भोजपुरी हुई। लेकिन आप अपने स्थान को छोड़ के अगर आगे जाएंगे, गोरखपुर की तरफ जाएंगे, आप मेन जब शहर में जाएंगे, मुख्य शहर में जाएंगे तो वहाँ पर भोजपुरी नहीं, वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाएगी। तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप होता है बेटा वह बोली कहलाता है और यह बोली सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बेटा बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जाती। बोली में लोकगीत जो अपने क्षेत्र में गाए जाते हैं, लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते हैं। इनका प्रचलन मात्र क्या होता है? मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। जो भाषा होती है बेटा वह बोली का ही विकसित रूप हो जाती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है, मतलब भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जैसे पंजाब की बेटा पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बेटा हमारे यहाँ हमारे हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को बेटा मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। क्लास 7 इसको बेटा आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त है ये आपको भी पता होना चाहिए। अब है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से कहीं अधिक थी। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बेटा हिंदी का दूसरा स्थान है। विदेशी फिल्मों का जो हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है। बेटा जो विदेशी फिल्में हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है और ये बात दर्शाता है कि हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित की गई। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। हिंदी भारत के साथ फिजी देश की राजभाषा भी है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। तो ये है बेटा हिंदी भाषा का महत्व, जो आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कि हमारी हिंदी भाषा का वर्तमान में क्या महत्व है। अब आइए बेटा पेज नंबर 10 पर। लिपि। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। बेटा प्राचीन काल में मानव ने सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि जो हमारी ध्वनियाँ हैं इनको एक निश्चित चिन्ह दिया जाए। ये अनुभव हुआ कि जो हमारी ध्वनियाँ हैं इसे निश्चित चिन्ह दिया जाए। बेटा हम एक शब्द बोलते हैं मगर एक ही शब्द में बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। एक शब्द में बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, तो मुख से जो निकली हुई बेटा ध्वनियाँ हैं उनके लिए कुछ चिन्ह अंकित किए गए और यही चिन्ह लिपि कहलाए। मानव ने पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का फिर अनुभव हुआ। तो ऐसे में बेटा जो मुख से ध्वनियाँ निकलती थी उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए और यही चिन्ह बेटा लिपि कहलाए। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। बेटा ध्वनियों को लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, जो विधि होता है या जो चिन्ह होता है ध्वनियों का, उनको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी। अब यहाँ देखिए बेटा कई भाषाओं की एक ही लिपि है, मतलब एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, बांग्ला, अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, रोमन, फ्रेंच, रोमन, जापानी, हिरागाना, काताकाना, कांजी आदि। हिरागाना, काताकाना और कांजी। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई है। अक्षरों की खोज बेटा लगभग 6000 साल पहले हुई है और अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को
आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। लिपि व अक्षरों की खोज होने के कारण बेटा मनुष्य ने अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। जब बेटा पहले मौखिक भाषा थी, तो जो ध्वनियाँ मुख से निकलती उनको निश्चित चिन्ह देने की आवश्यकता हुई। और जब बेटा मनुष्य ने लिखित भाषा सीख ली तो अपने विचारों को, अपने भाव को, अपनी बातों को बेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए वह लिख कर सुरक्षित रखने लगा। साहित्य सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव और चिंतन पर आधारित होती। बेटा विद्वानों, शिक्षाविदों के जो विचार होते हैं, विचार मतलब अच्छी अच्छी बातें, उनका ज्ञान, उनकी रचनाएं, उनको बेटा लिखित रूप में संभाल के रखा जाता है। जो हमारे विद्वान हैं या जो बेटा हमारे शिक्षाविद हैं, उनके विचारों को और उनकी रचनाओं को बेटा लिखित रूप में संजो कर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में भी बेटा बहुत ज़्यादा वृद्धि होती। ये रचनाएं जो है अनुभव व चिंतन पर आधारित होती हैं। इस प्रकार बेटा ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। जो ज्ञान है बेटा, ज्ञान का एक संचित कोष है, संचित भंडार है, और उसी कोष को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब आइए बेटा पेज नंबर 11 पे। गद्य साहित्य जब विचार साधारण रूप में बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य कोटि में आते हैं। जैसे बेटा जब विचार साधारण रूप से साधारण बोलचाल की भाषा में जब लिखे जाते हैं तब वह गद्य साहित्य कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मैं घमंड में भरा हुआ एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गया। गद्य साहित्य के उदाहरण है बेटा कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। तो जब बेटा कोई भी विचार, कोई भी भाव साधारण रूप में मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में जब लिखा जाता है तब वह गद्य साहित्य कहलाता है। और गद्य साहित्य में बेटा आता है कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास अधिक प्रसिद्ध है। अन्य गद्य लेखक मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे, रांगेय, राघव, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा आदि। अब है पद्य साहित्य जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है। बेटा जब हम अपने विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं तो वह गद्य साहित्य होता है, और जब बेटा अपने विचारों को हम काव्य शैली में प्रस्तुत करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। और पद्य साहित्य को बेटा जो है पद्य को गाया भी जाता है। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। इस विधा के उदाहरण है गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित, चौपाई आदि। साकेत मैथिली शरण गुप्त तथा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अन्य रचनाकार एवं रचनाओं के कुछ उदाहरण कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, झांसी की रानी, कोयल, कदम्ब का पेड़ आदि। तो जब बेटा साधारण बोलचाल के रूप में साधारण बोलचाल की भाषा में जब विचार लिखे जाते हैं तब वह गद्य साहित्य कहलाता है, और जब बेटा अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहलाता है।
गद्य साहित्य के उदाहरण है कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। और बेटा पद्य साहित्य के उदाहरण है गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कविता, चौपाई आदि। पद्य को बेटा गाया भी जाता है और पद में बेटा लय होता है, जो पद होता है उसमें लय होता है, तुक होता है। अब है व्याकरण। यहाँ देखिए बेटा दो बच्चे बात कर रहे हैं, इनकी बातों को देखिए और पढ़िए। तेरे को मेरे से क्या चाहिए, मेरे को तेरे से किताब चाहिए। क्लास 7th इसको पढ़ने के बाद, इनके द्वारा कही गई बातों को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है ना कि ये पढ़ने में कैसा अजीब लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। दिए गए चित्रों में बच्चा मेरे को तेरे से तथा कुछ चाहिए कह रहा है। ये सुनने में अटपटे लग रहा है क्योंकि यहाँ भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हो रहा। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण की दृष्टि से इन वाक्यों का शुद्ध रूप है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे तुमसे किताब चाहिए। तो बेटा जो व्याकरण होता है वो क्या करता है बेटा, हमें शुद्ध रूप से भाषा को पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 12 पर। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग को नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण के 4 अंग होते हैं बेटा, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। पहले बेटा वर्ण को मिला देंगे तो शब्द, शब्दों को मिलाएंगे तो पद और पदों को मिलाएंगे तो वाक्य। इस तरह से बेटा व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को बेटा लिपि कहते हैं। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। इस तरह से क्लास 7th आज बेटा ये जो आपका पाठ है जो अधूरा था ये आज पूर्ण हो गया। आज आपको इसका कॉपी वर्क भी करना है। इस तरह से बेटा मैंने आज आपको बोली, लिपि, साहित्य और व्याकरण जो है मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया। क्लास 7th आज बेटा आप अपना हिंदी का जो ये पाठ है इसका कॉपी वर्क कर लीजिएगा। और जब ये बेटा आपका पूरा हो जाएगा और जब इस नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तब मैं आपको वर्ण विचार पार्ट 2 का जो शेष भाग है जो मैंने नहीं समझा है फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगी। तो इस तरह से क्लास 7th आज आपका ये पाठ 1 पूरा हो गया है।